राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का किया लोकार्पण। जनसभा को किया संबोधित, कहा दीनदयाल उपाध्याय का सपना मेरा संकल्प। तारिक रहमान की 17 साल बाद ढाका वापसी, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। अलीगढ़ के एएमयू कैंपस में टीचर की हत्या, बदमाशों ने रास्ता रोककर सिर में मारी गोली, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। समस्तीपुर में बीजेपी नेता रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या, रंजिश में की गई हत्या, एसपी ने थानाध्यक्ष को किया निलंबित। और अब बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा, ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उस सोच का प्रतीक है जिसमें भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया गया है। इसने मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी बुलंद करती है। लखनऊ की ये भूमि एक नई प्रेरणा की साक्षी बन रही है। 25 दिसंबर का ये दिन देश की दो महान विभूतियों के जन्म का अद्भुत सुयोग लेकर भी आता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी, इन दोनों महापुरुषों ने भारत की अस्मिता, एकता और गौरव की रक्षा की और राष्ट्र निर्माण में अपनी अमिट छाप छोड़ी। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाई है। ये डॉक्टर मुखर्जी ही थे जिन्होंने भारत में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान के विधान को खारिज कर दिया था। आज आत्मनिर्भरता के उसी मंत्र को हम नई बुलंदी दे रहे हैं। मेड इन इंडिया सामान आज दुनिया भर में पहुंच रहा है। यहां यूपी में ही देखिए, एक तरफ एक जनपद एक उत्पाद का इतना बड़ा अभियान चल रहा है। छोटे छोटे उद्योगों, छोटी छोटी इकाइयों का सामर्थ्य बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा, वो अब लखनऊ में बन रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी किया, तो क्या कुछ और अभी आयोजन होने हैं लखनऊ में? देखिए, राजधानी लखनऊ में बीते 2-3 दिनों से लगातार कई सारे कार्यक्रम हो रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज आए थे क्योंकि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन होना था। वो हुआ। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, कई सारे बड़े चेहरे मौजूद थे, राजनाथ सिंह मौजूद थे। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर एक बहुत अहम चीजें जो है वो बताई है कि अटल जी कैसे थे, अटल जी का जीवन कैसा था, अटल जी ने किस तरीके से वो लोकप्रियता हासिल की जिनको सुनने के लिए
कभी भी भीड़ का इंतजाम नहीं करना पड़ता था, भीड़ अपने आप उनको सुनने के लिए चली आती थी। और आज भी कुछ उसी तरह का प्रयास जो था वो देखने को मिला कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं ये सारी बातें झलक कर आ रही थी कि जो अटल जी का व्यक्तित्व था वो व्यक्तित्व कैसा था, किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जनता को संबोधित करते थे, किस तरह से उन्होंने अपने संघर्षों को राजनीति में ले आया और राजनीति के जरिए वो उस चेहरे को अपना जनता के सामने उन्होंने पेश किया जो जनता की सेवा के लिए, जनता के लिए बना हुआ था। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज बहुत अहम कही कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यूपी से सांसद हूं, और पीएम मोदी ने ये भी कहा कि यूपी की खराब कानून व्यवस्था पर हमेशा चर्चा होती थी, लेकिन आज यूपी कानून व्यवस्था के मामले में एक उदाहरण बना हुआ है पूरे देश में, जो कि बिल्कुल नितिन, इसी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की भी प्रेरणा का अनावरण किया गया है। इसमें क्या कुछ राजनीतिक मुद्दा देखने को मिल रहा है? देखिए, तीनों ही जो बड़े नेता रहे हैं और तीनों ही समाज के उस वर्ग से, उस जगह से जुड़े रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक समय पर जनसंघ के नाम से जाना जाता था। भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना नाम था जनसंघ, जनसंघ से शुरुआत हुई थी इन नेताओं की और जनसंघ फिर भारतीय जनता पार्टी बना। और कैसे जनसंघ जनता के बीच जाता था, कैसे जनसंघ काम करता था, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात की जाए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की जाए, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा नाम है जब अंग्रेजों के समय पर कोई उनका नाम तक ले लेता था तब लोगों को जेल हो जाती थी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी अपना एक बड़ा ओहदा रहा है, एक बहुत बड़े समाज सेवक के रूप में रहे हैं। अंग्रेजों से उन्होंने लड़ाइयां लड़ी है, आक्रांताओं से लड़ाइयां लड़ी। तो कहीं ना कहीं वो एक जो चेहरा था, उस चेहरे को जो आज की युवा पीढ़ी है, जो आज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं जानते। ठीक है नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश, जहां पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे ताहिर रहमान की 17 साल बाद देश लौट आए हैं। ढाका एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख कार्यकर्ता जुटे। रहमान 2008 में लंदन गए थे, तब हसीना सरकार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया है। ऐसे में बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है। बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया की उम्र 80 साल हो चुकी है और अब वो बहुत बीमार चल रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रहमान अगले पीएम के दावेदार हो सकते हैं। तो ढाका एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए 1 लाख लोग जुटे, अगले पीएम के दावेदार हो सकते हैं रहमान। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से गर्मजोशी के साथ उनका एयरपोर्ट पर ये स्वागत किया गया। भारी भीड़ नजर आ रही है। वहां पर खालिदा जिया के बेटे बांग्लादेश लौटे हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले पीएम बनने के वो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, तारिक रहमान के वापस लौटने से क्या बांग्लादेश में लोकतंत्र की आस मजबूत हुई है? देखिए प्रियंका, तारिक रहमान के आने से एक बात तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि 12 फरवरी 2026 को जो शेड्यूल किया गया है चुनाव को लेकर, अब उसकी तारीख के नजदीक आते आते राजनीतिक हलकों में अब इसको लेकर गहमागहमी भरी है। और तारिक रहमान जो इंग्लैंड में रह रहे थे 17 साल से, और उन पर एक तरह से बांग्लादेश के कानून के आधार पर भगोरे की तरफ गया था, लेकिन अब उन पर से लगभग 84 जो केस थे उसको वापस ले लिए गए हैं इस सरकार के द्वारा और कुछ कोर्ट के द्वारा भी। तो अब उन्होंने लंदन से यहाँ बांग्लादेश तो आ चुके हैं और अपने जनता को जिस तरह से उन्होंने संबोधित किया है उससे साफ लगता है कि अब जो 12 फरवरी को जो चुनाव होने हैं उसमें उनकी मुख्य भूमिका होगी और अगले प्रधानमंत्री के दावे। अब बिल्कुल गोविंद जी, ये भी जानना जरूरी है कि क्या उस्मान हादी की मौत का असर वहां के चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल, जो कट्टरपंथी जो लोग हैं वहां पर उनके तरफ से हादी को लेकर सबसे अधिक उन्माद वहां छाया हुआ है, लेकिन ये स्टूडेंट के कुछ एक विंग है जिसके ही अंदर उसको सबसे अधिक पॉपुलरिटी मिली हुई है। लेकिन जहां तक बीएनपी और अवामी लीग जो है
जो खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच की दो जो धाराएं हैं, दो विचारधाराएं, उनके बीच में ही होनी थी चुनाव। लेकिन क्योंकि अब शेख हसीना के पार्टी को इससे अलग रखा गया है, तो ऐसे में सबसे बड़े जो चुनाव के हिस्सेदार के रूप में अगर देखा जाए तो यही तारिक रहमान हो सकते हैं। तो इसमें हादी की जो भूमिका होगी, जो उनके जो समर्थक हैं वो चुनाव में तो भाग ले रहे हैं, लेकिन उनके जो मैक्सिमम लोग हैं वो आपके एक अलग थलग, उनकी एक अलग विचारधारा है जिसको लेकर वहाँ की जनता तो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वोट की जब समय आएगी तो ये तारिक रहमान की तरफ ही जाएंगे, या फिर अगर शेख हसीना की पार्टी होती तब मुकाबला टक्कर का होता। लेकिन अब दिखाई यही पड़ रहा है कि तारिक रहमान और जो वहाँ पर छोटी बड़ी जो पार्टियां हैं उनके बीच में ही चुनाव होने के लिए रखा गया है, और तारिक रहमान उसमें से सबसे आगे निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, भारत के हिसाब से प्रियंका देखा जाए तो तारिक रहमान की विचारधारा भी भारत से कुछ अच्छा मेल जोल नहीं खाता है, और उनकी जो राजनीतिक जो पॉलिसी है वो कहीं न कहीं पुराने जो 1971 के बंटवारे के समय में पाकिस्तान के साथ है, तो उनका झुकाव जो है पाकिस्तान के साथ ही रहा, यानी कि मोहम्मद यूनुस से लेकर और तारिक रहमान तक दोनों की विचारधाराएं पाकिस्तान समर्थित ही दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में भारत को इस चुनाव को बड़ी सतर्की के साथ देखना होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ ऐसे डेवलपमेंट जरूर हो रहे हैं बांग्लादेश में, जिससे शेख हसीना के ऊपर जो आरोप लगे थे और उनको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, उसको लेकर भी एक तरह से वहां पर असमंजस की स्थिति है। हो सकता है कि आने वाले में समय में वहां एक अलग ही एक राजनीतिक और एक ही माहौल आपको दिखाई पड़े, जो कि भारत की नजर काफी उस पर पड़ी हुई है। जी ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। और अब वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बिहार में समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर घाट में बीजेपी नेता रूपर सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में खानपुर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड के सिलसिले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये वारदात 2 पक्षों के बीच लंबे वक्त से चल रहे पुराने विवाद की वजह से हुई। पुलिस अब इस मामले में आधिकारिक एफआईआर दर्ज कर रही है। फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए 3 अलग अलग स्पेशल टीमें बनाकर छापेमारी की जा रही है। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि रूपक सहनी और दूसरे पक्ष के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। इस रंजिश को लेकर पूर्व में भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। बुधवार को ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हमलावरों ने रूपक सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर हत्या की पूरी साजिश का पता लगाया जा रहा है। लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, आपसी विवाद का मामला आया है और तत्काल जो है वहां के थाना प्रभारी को सस्पेंड भी किया गया। जहां भी कोई घटना घट रही है पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है और शीघ्र लोगों को गिरफ्तार करके जेल में। तो समस्तीपुर से हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, घटनास्थल के बाद पुलिस की जांच में क्या कुछ कारण सामने आए? जैसे आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के समस्तीपुर के जो संयोजक दीपक सहनी के जो भाई थे, जो सोशल मीडिया प्रभारी भी रह चुके हैं, मृतक के रूपक सहनी, तो अभी आज देखा जाए तो आज एक और वीडियो निकल के रहा है जहां पर अपराधी खुलेआम धमकी दी है रूपक सहनी को किस तरीके से गोली मारने का, जो वीडियो दिखा सकते हैं आप, जो आज एक और पुलिस कप्तान द्वारा भी पीसी किया गया, बताया भी गया है कि जो निकल के वीडियो आया है, कहीं न कहीं अपराधी खुलेआम इस तरह के जो कारनामे कर रहे हैं। जो वीडियो एक आज निकल के रही है, जो वायरल वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, जो
आज जो आई है वीडियो उसको भी आप देख पाएंगे। और अपराधी जो रोहतक वाली कंप्यूटर दुकान पर पहुंचकर जो वहां पे ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया, जहां पे गोली लगने से रूपम सैनी गंभीर रूप घायल हो गए, लेकिन उन्हें इस अस्पताल में इलाज के लिए गया है, जहां पे चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। सतीश, थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है, क्या इससे पहले भी उनकी कोई लापरवाही सामने आई है? जी बिल्कुल, जैसा कि बताया जा रहा है कि कई केस भी मामला चल रहा था, आपस में मामला भी चल रहा था। थानाध्यक्ष को तत्काल जो जिला पुलिस कप्तान है जो सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है सतीश, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ जहां स्थित केजेएमयू में सामने आए कथित धर्मांतरण मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केजेएमयू प्रशासन ने पीड़िता की सुरक्षा को लेकर 24 घंटे महिला सुरक्षा गार्ड तैनात करने और उसे हॉस्टल में ही रखने की सिफारिश की है। इस संबंध में केजेएमयू प्रशासन की ओर से एक आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया है। केजेएमयू प्रशासन का कहना है कि पैथोलॉजी विभाग में इस तरह की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं, जिसको लेकर व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। विभाग के कुछ अन्य कर्मचारियों और डॉक्टर की भूमिका की जांच की जा रही है, जिससे इस मामले में शामिल होने का शक जताया जा रहा है। केजेएमयू में रेजिडेंट डॉक्टर छात्रा के साथ हुई घटना ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और आरोप है कि केजेएमयू के अंदर कथित तौर पर धर्मांतर से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या लैब और विभागों में धार्मिक प्रभाव डालने की कोशिश हो रही है और क्या छात्रों पर किसी तरह का दबाव बनाया जाता है। यूपी के अलीगढ़ में एएमयू कैंपस में उस समय सनसनी फैल गई जब यूनिवर्सिटी के ही एबीके यूनियन हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक राव दानिश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के समय राव दानिश कैंपस परिसर के अंदर मौजूद थे, तभी हमलावरों ने दानिश पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। घटना से पूरे यूनिवर्सिटी परिसर में हड़कंप मच गया है। पुलिस प्रशासन और यूनिवर्सिटी में सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। हॉल के सामने एक व्यक्ति जिसका नाम राव दानिश है, उनको दो अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार के घायल कर दिया था। तत्काल सूचना मिली, पुलिस ने अटेंड किया सूचना को, उनको अस्पताल पहुंचाया गया जेएनएमसी, जहाँ पे बहुत गंभीर स्थिति में वो हैं। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है, परिजनों से बातचीत की जा रही है और जो भी व्यक्तियों ने घटना अंजाम दी उनको जल्दी अतिशीघ्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और घटना का खुलासा किया जाएगा। सर, अभी तक पता लगा है कि जिन लोगों ने घटना की कौन लोगों को? अभी कुछ पता नहीं चला। देखिए, अभी कुछ प्रदेशों से मेरी बात हुई थी, आपने देखा भी होगा, तो उन्होंने भी बताया कि उनके हिसाब से ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है कि कुछ पहचानने वाले हैं जो पहले से जानते हैं, क्योंकि कुछ कहा भी है कि देख लिया आप तुमने, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो हर बिंदु पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं और अतिशीघ्र इस घटना का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नमस्कार।